नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या यूपी डीएलएड जो यूपी डीएलएड 2024 का एग्जामिनेशन होने वाला है प्रथम सेमेस्टर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर है उसका हम इसमें सॉल्यूशन कराएंगे। ओके दोस्तों, जो 2018 में जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसका हम लोग सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आपका प्रभाकर एकेडमी में स्वागत है। आइए जुड़िए और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखिए। ओके दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है, जो ये प्रश्न पुस्तिका रहेगी, जो आपका प्रश्न पुस्तिका मिलेगा, पेपर मिलेगा, वो उसमें क्या निर्देश दिया गया है, 1 घंटे का पेपर रहेगा। क्या रहेगा, 1 घंटे का पेपर रहेगा। अब मैक्सिमम मार्क 25 रहेगा। मैक्सिमम मार्क 25 रहेगा। अगर आप इसमें से 12 नंबर लेकर के आते हैं या 12 नंबर से ज़्यादा लेकर आते हैं तो आप पास रहेंगे। अगर 12 नंबर से 1 नंबर भी कम रहेगा तो आपका बैक लग जाएगा, मतलब कि ये हिंदी में आपका बैक लग जाएगा। ओके दोस्तों, अगर किसी भी सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक लगता है, फेल होते हैं किसी भी सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में, तो आपका क्या होगा, सेमेस्टर बैक हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैं बता दूं कि आप अच्छे से तैयारी करिएगा जिससे कि आपको बैक लगने का चांस ही ना लगे, जिससे कि आप अच्छा नंबर गेन करेंगे। अच्छे से तैयारी करिएगा प्रथम सेमेस्टर, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर में फर्स्ट इंप्रेशन जो लास्ट इंप्रेशन रहता है, जितना फर्स्ट इंप्रेशन करेंगे उतना ही आपको बेटर रहेगा, आप समझेंगे कि बहुत अच्छा किए हैं। ओके दोस्तों, निर्देश क्या है एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए रहेंगे। क्या है, उसके सम्मुख निर्धारित अंक दिए रहेंगे। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय तथा लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांट करके अपनी पुस्तिका में लिखना है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके सही विकल्प को छांट करके अपने पुस्तिका में लिखना है। आइए दोस्तों, फर्स्ट वैकल्पिक क्वेश्चन क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो 2018 में आया हुआ था, ड और ढ वर्ड हैं। क्या, ड और ध वर्ड हैं। कौन सा वर्ड है, तो ऑप्शन ए क्या है, उक्षिप्त वर्ड, और ऑप्शन बी अंतस्थ, और ऑप्शन स क्या है, संयुक्त, और ऑप्शन द क्या है, उसमें व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, तो इसे मैं बता दूं, इसका राइट ऑप्शन होगा उक्षिप्त होगा। राइट ऑप्शन अ हो जाएगा, उक्षिप्त। ठीक है दोस्तों, आइए इन चारों के बारे में, एलोबरेशन के बारे में समझ ले रहे हैं। जो ऑप्शन दिया गया है उसके एलोबरेशन के बारे में समझ ले रहे हैं। क्या होता है उक्षिप्त व्यंजन, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, असंयुक्त व्यंजन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उक्षिप्त व्यंजन होते हैं क्या, ड और ढ। ड और ढ क्या होते हैं, उक्षिप्त व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य, र, ल, व। ये दोस्तों ये पूछा जाता है, इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको पूछ लिया जाएगा, और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। क्या अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाएगा, य, र, ल, व। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 4 होती है, जो छ, त्र, ज्ञ, स्र होती है। क्या होती है, छ, त्र, ज्ञ, स्र होती है। इसमें पूछा जा सकता है कि छ किससे मिलकर के बना हुआ है, त्र किससे मिलकर बना हुआ है, और ज्ञ किससे मिलकर बना हुआ है, स्र और किससे मिलकर बना हुआ है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उष्म व्यंजन। स होता है, 4 होते हैं ये भी उष्म व्यंजन। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स का उच्चारण स्थान क्या है। क्या, स का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन ए क्या है, ओष्ठ, ऑप्शन ब क्या है, कंठ, और ऑप्शन स क्या है, तालु, और ऑप्शन द क्या है, दंत। तो दोस्तों इसका मैं राइट ऑप्शन बता दूं, क्या होता है, तालु होता है। स का उच्चारण स्थान तालु होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, क्या कि ओष्ठ का जो उच्चारण होता है, कौन कौन से ओष्ठ से होते हैं, तो उ और प वर्ग जो होते हैं ओष्ठ से उच्चारण होते हैं। उसके साथ साथ कंठ जो होता है, आ और क वर्ग होता है। ठीक है, तालु में ई च वर्ग, और उसके साथ साथ स का भी उच्चारण स्थान इसी से होता है। और दंत से क्या होता है, त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। क्या, दंत से त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि आनंद का विलोम क्या होता है। क्या, आनंद का विलोम क्या होता है, आनंद का विलोम। ऑप्शन अ क्या है, विष, ऑप्शन ब क्या है, विषाद, और ऑप्शन स क्या है, अवनी, और ऑप्शन द क्या है, अर्पण। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब, विषाद होता है आनंद का। आनंद का क्या होता है, विषाद होता है विलोम। अब इसके जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसके एलोबरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या, विष का विलोम क्या होगा, अमृत होगा, और अवनी का विलोम क्या होगा, अंबर होगा, और अर्पण का विलोम ग्रहण होगा। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ओके दोस्तों,
आइए, जिससे कि बहुत सारे दोस्तों के पास आप ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे कि उन सबों को भी हेल्प मिले। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। दोस्तों ये बता दूं, ये क्वेश्चन हम हर एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी डीएलएड हुआ और भी जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगार। तो देखिए जो द वाला दिया गया है, ये राइट ऑप्शन है। क्या है, द क्या है, राइट ऑप्शन है। ऐसे ही लिखा जाता है श्रृंगार। ठीक है दोस्तों, ये राइट ऑप्शन द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द्विज शब्द का अर्थ क्या है। क्या, द्विज शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन अ दांत, और ऑप्शन ब क्या है पक्षी, और ऑप्शन स क्या है ब्राह्मण, तो ऑप्शन द क्या है इनमें से सभी। तो दोस्तों बता दूं कि द्विज का अर्थ ये सारे तीनों होते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, द वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। क्या, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए द्विज का पर्यायवाची क्या क्या दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द्विज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि ब्राह्मण होता है भूदेव, विष, महादेव, अग्रजन्मा, द्विजाति, दांत, दसन, रदन, रद, दंत, मुख, खुर, पक्षी, शकुनी, पतंग और अंडज, शकुंत, ये सब क्या है, द्विज के पर्यायवाची हैं। क्या, द्विज के पर्यायवाची हैं। ओके दोस्तों, इन सबको याद कर लीजिएगा आप। इसको अगर याद कर लिए रहेंगे तो आपको यूपी टेट में भी आपको हेल्प मिलेगी, और उसके साथ साथ सुपर टेट में भी हेल्प मिलेगी। ओके दोस्तों, अब दीर्घ स्वर के बारे में देखिए क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, क्या दीर्घ स्वर क्या होता है, तो आ, ई, उ, री, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। य, र, ल, व क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं कि ग्रंथ के बचे हुए अंश, क्या बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे जाते हैं, तो क्या परिशिष्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अपेंडिक्स लिखते हैं। देखते होंगे कि आप किसी भी बुक के लास्ट में क्या लिखा रहता है, अपेंडिक्स लिखा रहता है, जिसको हम लोग परिशिष्ट हिंदी में बोलते हैं। तो यही ये चीजें पूछी गई है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या, अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है, परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मीन्स इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं। जैसे अंश और अंश शब्दों का उच्चारण एक समान है, परंतु अंश का अर्थ होता है भाग और अंश का अर्थ होता है कंधा। ओके दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, होमोफोन्स के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, और भी क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अर्वाचीन और उचित का विलोम शब्द लिखिए। क्या, विलोम शब्द भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो विलोम शब्द भी आप लर्न कर लीजिएगा, जो आपके सिलेबस में होगा। ठीक है, अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम क्या है, अर्वाचीन का क्या होगा, प्राचीन होगा विलोम, और अनुचित का क्या होगा, उचित होता है, या उचित का अनुचित होता है विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। क्या, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, वाक्य के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या, अब क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, क्या है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, और स्पर्श व्यंजन का उल्लेख कीजिए। क्या, स्पर्श व्यंजन का उल्लेख कीजिए। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, उत्तर क्या है इसका, स्पर्श व्यंजन इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, और ये 5 वर्गों में होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में विभाजित होते हैं। 5 वर्ग में विभाजित होते हैं, और ऐसे जो 5 वर्ग हैं, तो हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो 5 वर्ग को कुल मिलाकर के 25 व्यंजन हो जाएंगे। इसी को हम स्पर्श व्यंजन क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ओके दोस्तों, स्पर्श व्यंजन
कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है कि अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। क्या एक एक समानार्थक शब्द लिखना है। तो अग्नि का क्या हो जाएगा, अनल और पावक आग हो सकता है समानार्थक शब्द, और अमृत का पीयूष और सुधा और सोम हो जाएगा। गंगा का देव नदी सूरसरी त्रिपथ का ये क्या हो जाएगा इसका समानार्थक शब्द। उसके बाद गुरु का क्या हो जाएगा, आचार्य, अध्यापक, शिक्षक। ये एक समानार्थक शब्द आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा जिससे कि एक नंबर आपका छूटे ना, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है। अगर एक नंबर आप 12 नंबर से एक नंबर कम पाए 11 नंबर में से आप हिंदी में फेल हैं। हिंदी में आपको फेल नहीं होना है, आपको कम से कम 25 में से 22 नंबर तो लेकर के आना ही है जिससे कि आप टॉप कर सकें अपने स्कूल में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, र वर्ड को कितने प्रकार से लिखते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। र वर्ड का उच्चारण कैसे होता है, ग्रहम, ये देखिए फर्स्ट वाला ग्रहम हो गया, उसके बाद फिर क्या गृहम हो गया, दूसरे प्रकार से यूज हो गया, उसके बाद क्या सर्वत्र हो गया, उसके बाद क्या ऋषि, इस तरह प्रकार से यूज करते हैं। र का 4 प्रकार के वर्ड का उच्चारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं कि 2 विराम चिन्हों के उदाहरण सहित लिखिए। तो विराम चिन्ह क्या है कि वाक्य बोलते या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। अब एक या दो से 2 विराम चिन्हों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या है, पूर्ण विराम चिन्ह। क्या, पूर्ण विराम चिन्ह मीन्स फुल स्टॉप, इंग्लिश में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है और प्रश्न सूचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों के अलावा अन्य सभी वाक्यों में के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कानून लागू हुआ। क्या, जीएसटी कानून लागू हुआ, लास्ट में क्या है, पूर्ण विराम खड़ी पाई है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राज स्कूल जा रहा है, इसका खड़ी पाई लास्ट में क्या है, पूर्ण विराम चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट आंसर क्या है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या है, योजक चिन्ह को ऐसे डिनोट करते हैं शब्द युग्मों तथा तुलना करने वाले शब्दों के साथ यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, रात दिन, माता पिता, इसमें योजक चिन्ह का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। क्या, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। तो उत्तर इसका क्या, चित्र पठन। क्या, पहला क्या है, चित्र पठन। चित्र पठन में भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है। बच्चों को चित्रों का ज्ञान प्रदान करने कर उनसे संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए। क्या, बच्चों को चित्र दे देना चाहिए और उससे संबंधित प्रश्न को पूछना चाहिए जिनका कुछ अर्थ निकल रहा है। नैतिक कहानियों के चार्ट आते हैं, बच्चों को उन चार्टों में प्रकाशित कहानियों की अभिव्यक्ति करने के लिए कहा जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, चित्र के से पढ़ करके वो मौखिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। कहानी को पढ़ा करके, क्या, कहानी को पढ़ा करके बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और कक्षा में इन कहानियों का पाठन करवाना चाहिए। और इस प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति को से बच्चे भाषा, कल्पना शक्ति, रुचि, कथन शैली तथा मस्तिष्क का विकास होता है। अब कविता का जब पाठ कराते हैं, कविता को बच्चों से पढ़वाते हैं, कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण, अक्षर अभिव्यक्ति तथा रुचि का ज्ञान होता है। क्या, रुचि का ज्ञान होता है। अभिनय तथा अनुसरण के द्वारा, क्या, अभिनय, अगर कोई भी बच्चा जो है किसी भी अभिनय ड्रामा में भाग लेगा, चाहे कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें भाग लेगा, तो उसका भी उसमें मौखिक अभिव्यक्ति होती है। बच्चों को अभिनय के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसमें बच्चों के उच्चारण में सुधार होता है और उनकी शारीरिक भाषा तथा अभिव्यक्ति में सुधार होता है। वाद विवाद कैसे करते हैं, वाद विवाद करेंगे, वाद विवाद द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है और बच्चों की झिझक व संकोच समाप्त होता है। इससे वाक्पटुता तथा वाक्य चातुर्य में भी सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए। क्या, लिखते समय कौन कौन सी त्रुटियां हो सकती हैं उसके बारे में स्पष्ट करना है। लेखन शिक्षण की त्रुटियां, वाक्य लेखन का तात्पर्य है कि भाव एवं विचारों के अनुरूप शब्दों को उपयुक्त क्रम से सजाना। क्या, उपयुक्त क्रम से सजाना, उपयुक्त शब्दों का चयन तथा उनके सही क्रमायोजन के अभाव में वाक्य का सही अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो सकता है। अगर वाक्यों में सही से हम नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, उसका अर्थ भी सही से नहीं निकल पाएगा। और वाक्य का ऐसा होना चाहिए जो कि किसी एक भाव को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, जैसे कि वह गाता है, वह संगीत सीखता है,
संगीत लिखने के लिए वह गुरु जी के पास जाता है। ये क्या है, ये इससे कोई ना कोई अस्पष्ट भाव स्पष्ट हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। अब नेक्स्ट इसी में डिस्कस करते हैं क्या है कि त्रुटियों के प्रकार कौन कौन से है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि शब्द अर्थ संबंधी त्रुटियां, कर्ता क्रिया संबंधी त्रुटियां, ने का अशुद्ध प्रयोग जो होता है उसके संबंधी त्रुटियां, वचन क्रिया संबंधी त्रुटि और पुनरुक्ति दोष संबंधी त्रुटियां, अन्य विभक्तियों के प्रयोग संबंधी त्रुटियां भी होती हैं। दोस्तों ये त्रुटियों के प्रकार था, अलग अलग त्रुटियों के प्रकार था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या श्रुत लेख का अर्थ क्या होता है, क्या श्रुत लेख का अर्थ एवं महत्व बताइए, श्रुत लेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। यह साधन प्राथमिक कक्षाओं में प्रयुक्त होता है, क्या 1 to 5 वाले में ही यह प्रयोग होता है। प्रतिलिपि के पश्चात अनुलिपि एवं अनुलिपि के पश्चात श्रुत लेखन का क्रम होता है। इस प्रतिलिपि का मतलब उसको पहले नकल करने के लिए दिया जाता है, उसके बाद फिर अनुलिपि करने के बाद उसका श्रुत लेखन बोला जाता है, मतलब सुन करके लिखने के लिए बोला जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में शुद्ध लेख को ही शुद्ध लेख माना जाता है, जो सुन करके बच्चे लिखते हैं उसको ही शुद्ध लेख माना जाता है। शुद्ध लेख अर्थात सुना हुआ लेख, इसमें अध्यापक बोलता है और छात्र सुनकर के बोली हुई सामग्री को लिखता है। शुद्ध लेख में सुंदर लेख का तो महत्व होता ही है, किंतु इसके साथ ही साथ भाषा की शुद्धता का भी महत्व होता है। शुद्ध लेख का उद्देश्य छात्रों की श्रवणेंद्रिय को प्रशिक्षित करना भी है, ताकि वह शब्द भाषा के शुद्ध रूप से सावधानी से सुन सके, क्या शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके, और छात्रों की लिखाई अथवा लेख में सुडौलता के साथ साथ स्पष्टता का अभ्यास भी हो, मतलब कि स्पष्ट लिखें उसको। लिखाई में गति लाना, एकाग्रचित्ता लाना शुद्ध लेख का प्रमुख उद्देश्य है। इस विधि में के कई छात्र होते हैं, क्या इस विधि के द्वारा छात्र के हाथ, कान और मस्तिष्क क्रियाओं में संतुलन स्थापित किया जाता है, उसकी स्मरण शक्ति का विकास किया जाता है और इसके साथ ही साथ सुन करके ग्रहण करने का भी अभ्यास कराया जाता है। वर्तनी की शिक्षा भी इसका एक उद्देश्य है, क्या वर्तनी की शिक्षा भी इसका एक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। हिंदी में आपको 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 3 प्रकार के थे। ओके दोस्तों, तो हिंदी को आप अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि कम से कम 22 नंबर 25 में से 22 नंबर लाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों नमस्कार, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके दोस्तों नमस्कार।